खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का। 5 बज चुके हैं और प्रोग्राम 5 के पंच के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। दुनिया भर की ताज़ा तरीन खबरें, बिलखुसूस गजा पट्टी पर हमारी मुसलसल नज़र है। 26 दिन से क्या कुछ सूरत हाल है, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। इस ताल्लुक से आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन साथ साथ आपको जम्मू कश्मीर के अहम तरीन मौज़ूआत की जानिब भी लिए चलेंगे। जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट का एक अहम तरीन फैसला, कैसे जमानत होगी, कैसे गिरफ्तारियां होंगी, किस बुनियाद पर गिरफ्तार किया जाएगा, कैसे मुतालबात या मामलात जो हैं वो आगे बढ़ेंगे, इस पर आगे चलकर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन साथ साथ सदर हिंद के जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि लद्दाख का दौरा जो है वो पहला दौरा था द्रौपदी मुर्मू का, वो ख़त्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर के बाद यूटी लद्दाख का ये पहला दौरा था और कौन सी बड़ी बातें थी जो आज उन्होंने कही हैं, इस पर भी बात करेंगे और दीगर मौज़ूआत भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं। लेकिन सबसे पहले तय फॉर्मेट के मुताबिक 5 अहम तरीन खबरें या 5 अहम मौज़ूआत जिन पर आप सबसे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा तबसरा करते हैं, या सबसे ज़्यादा जो खबरें सुर्खियों में हैं, जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी हैं और आप इन पर कमेंट ज़रूर करते हैं। तो टॉप 5 में सबसे पहले गजा से आपको अपडेट दें कि इजरायली जारहियत का सिलसिला जारी है। 26वां दिन है, बमबारी हो रही है और फिजाई बमबारी के साथ साथ ज़मीनी हमले भी कई इलाकों में, बिलखुसूस खान यूनिस के इलाके में तेज़ हुए हैं। फ़लस्तीन की वजारत सेहत की जानिब से तस्दीक की गई है कि बीते 24 से 30 घंटों के दौरान इसराइल की इस बमबारी के दौरान 219 से 230 के दरमियान फ़लस्तीनी शहरी मारे गए हैं। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों के नतीजे में अब तक 8,525 से ज़्यादा फ़लस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं और मरने वालों में 3500 से ज़्यादा बच्चे हैं। 2100 से तजावुज़ ख़वातीन की भी तादाद कर गई है। इस तरीके से अब तक 21,500 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं और बयान ये भी बताता है कि 2,000 अफराद अब भी तबाहशुदा इमारात या मलबे तले दबे हुए हैं, जिनमें 1100 से ज़्यादा बच्चे भी शामिल हैं और इमदादी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के बयान को अगर सही माने तो इसराइल की जानिब से अस्पतालों और तिब्बी मराकज़ को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाने का सिलसिला अब और तेज़ हो गया है, जबकि तिब्बी टीमों के खिलाफ जंगी खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। 130 तिब्बी वर्कर्स अब तक मारे जा चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के 3 मज़ीद अरकान मारे गए हैं और अब तक इस तरीके से मरने वालों की तादाद, जो यूनाइटेड नेशंस को रिप्रेजेंट करने वाले लोग थे, उनकी तादाद 38 तक पहुँच गई है। इधर गजा के तुर्क फ्रेंडशिप कैंसर अस्पताल पर भी इसराइल की जानिब से बमबारी की गई है, जिसकी वजह से अस्पताल का एक हिस्सा तबाह हुआ है। ताज़ा हमलों में, जिनमें सबसे बड़ा हमला जो एक रेफ्यूजी कैंप पर हुआ, उस कैंप में भी 50 से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। साथ साथ कई ममालिक ने सिफारती ताल्लुकात पहली मरतबा ख़त्म करने और यमन ने ऐलान जंग भी साथ साथ शुरू कर दिया है, इस वक्त जब गजा के अंदर तबाहकुन सूरत हाल से पूरी दुनिया गुजर रही है। दूसरी खबर इसी से जुड़ी हो, लेकिन भारत के अंदर भी इसका असर है। ईडन गार्डन्स कोलकाता में नया मैदान है वर्ल्ड कप के लिए, जहां टीमें पहुंच रहे हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच के दौरान फ़लस्तीनी परचम एक शख्स की तरफ से लहराया गया और उसके बाद पता चला कि 3 से 4 लोग इसके साथ जुड़े थे और इसके बाद मैदान में जो पुलिस थाना जो इसके साथ था, उन्होंने आर्जी तौर पर हिरासत में लेकर इन 4 लोगों को वहां पहुंचाया और कोलकाता पुलिस की तरफ से बयान जारी करके कहा गया कि इब्तदाई पूछताछ के बाद चारों को पुलिस ने छोड़ दिया। बताया जाता है कि बाली, इकबालपुर और किराया पीएस इलाकों के ये तमाम रिहायशी हैं और इन सब के बीच में जो खबरसां इदारा पीटीआई की तरफ से भी कल इस बात की तस्दीक की गई थी और आज भी पता चला कि उन्हें गेट 6 और ब्लॉक G1 के करीब फ़लस्तीनी परचम लहराने में हिरासत में लिया गया। और पुलिस बयान ये भी बताता है कि ईडन गार्डन्स कोलकाता में तैनात जो पुलिस एहलकार थे, शुरू में समझ नहीं पाए कि मुजाहिरीन क्या कर रहे हैं। फिर उन्हें हिरासत में लिए जाने से पहले फ़लस्तीन का परचम लहराया तो उस वक्त नारा तो नहीं लगाया गया, लेकिन कम से कम कुछ चीज़ें समझ में आई। कोलकाता पुलिस की जानिब से ये भी तस्दीक की गई कि इब्तदाई तहकीकात से पता चला चारों अपने 20 की दहाई के वक्त से गजा में जारी इसराइल हमास तनाज़े के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे और अपनी हलचल के लिए बैनुल-अक़वामी मैच का इंतखाब किया गया। यानी इस मकाम को या इस अहम तरीन इवेंट को उन्होंने चुना कि यहाँ से आवाज़ बुलंद की जाए। ये वो तस्वीर है जो कल से काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रही है। तीसरी खबर आपको बताते हैं, सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड यूनिट में तैनात एक आर्मी मेजर की खिदमात ख़त्म कर दी है। बतरफ मेजर की पोस्टिंग शुमाली हिंदुस्तान में थी और तफसीलात जो हैं वो ये बताती हैं या रिपोर्ट्स हैं कि जो बरतरफ मेजर है वो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एहलकारों से राब्ते में था और रिपोर्ट से भी बताती हैं कि फ़ौज की तहकीकात में पता चला कि मेजर ऐसी गलतियों का मुतखिब है जिसकी वजह से कौमी सलामती को खतरा लाहक है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बताया जाता है। इतलात के मुताबिक सदर ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया और ऑर्डर जारी किया कि फ़ौज में इस मेजर की नौकरी फौरी तौर ख़त्म कर दी जाए। यह हुक्म रवा माह स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड यूनिट में नाफिज किया गया और ये भी तफसीलात हैं कि बरतरफ मेजर की तहकीकात गुज़श्ता साल मार्च से 2022 से चल रही थी। कौमी सलामती के साथ समझौता करने के इल्ज़ामात का सामना करने वाले मेजर की तहकीकात के लिए एक
बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया है। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने अफसरान के एक बोर्ड को मेजर की मुमकिना शमूलियत के बारे में इब्तदाई तहकीकात करने का इख्तियार भी दिया है और इसके अलावा मुलजिम के खिलाफ मशकूक लेन देन और जासूसी का हवाला भी तहकीकात की जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये भी पता चला है कि मेजर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में खुफिया दस्तावेजात की कॉपी मौजूद थी और वो सरहद पार कुछ अफसरान के साथ दोस्ती, जैसे कह तो रहा था कि दोस्ती है, लेकिन खतरा ऐसा जो शायद कौमी सलामती के लिए भी खतरा करार दिया जा रहा है, जो न सिर्फ उसके लिए अब परेशानी का सबब बना बल्कि आर्मी यूनिट के अंदर तहकीकात भी शुरू की गई हैं। चौथी खबर आपको फौजी सरबराह के हवाले से बताते हैं, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जो कि सियाचिन बेस कैंप में अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे, फॉरवर्ड पोस्टों का दौरा किया और वहां ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। तफसीलात जो फौजी जराये से मिली हैं कि जनरल पांडे जो कि आज सुबह पहुंचे थे और उसके बाद डिटेल्स मिली कि वो कराकरम रेंज में तकरीबन 20,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ा सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया के सबसे बड़े अस्करी जोन के तौर पर या मैदान जंग के तौर पर जिसको जाना जाता है, यहाँ वो तकरीबन दोपहर बाद पहुंचे और सर्दियों के दौरान ग्लेशियर पर बर्फानी तोदे और लैंड स्लाइडिंग आमतौर पर ज़्यादा हो जाते हैं। दर्जा हरारत -7 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और दिफाई ज़राए ये भी बताते हैं कि आर्मी चीफ ने सियाचिन बेस कैंप और फॉरवर्ड पोस्टों का दौरा आज कुछ ही मिनट्स के दौरान कर लिया था और उसके बाद उन्होंने आला अफसरान के साथ ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा भी लिया। कुछ फौजी जवानों के साथ मुलाकात भी बेस कैंप में उनकी हुई है। आला ओहदेदार ने जो सर्दियों के दौरान मुश्किलात ज़्यादा रहती हैं, चैलेंजेस इस पहाड़ी सिलसिले में है, दुनिया के बुलंद तरीन मैदान जंग में, उस हवाले से भी उन्हें ब्रीफ किया गया और पावर प्रेजेंटेशन के जरिए बताया गया कि तैयारियां क्या हैं। जनरल मनोज पांडे के साथ साथ नॉर्दर्न कमांड भी इस वक्त सूरत-ए-हाल का जायजा ले रही है और मुसलसल हम देख रहे हैं कि नॉर्दर्न कमांड के जो सरबराह हैं वो भी लद्दाख के दौरे पर हैं, जब सदर हिंद भी जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख का दौरा कर रही थी। पांचवी खबर आपको बताते हैं, बात सड़क हादसात के हवाले से। भारत के अंदर होने वाले सड़क हादसात पर वजारत बराए सड़क ट्रांसपोर्टेशन व शाहरा ने एक रिपोर्ट जारी कर दी है, यानी कितने हादसात होते हैं ये बताया गया है। रिपोर्ट बताती है कि मजमूई तौर पर 2022 में 4,61,312 सड़क हादसात हुए, जिनमें 1,68,491 लोगों की हलाकत हुई, जबकि 4,43,366 अफराद जख्मी हुए। वजारत की तरफ से भारत में सड़क हादसात 2022 के उन्वान से ये रिपोर्ट जो जारी की गई है, कहा गया कि हर एक घंटे में 53 सड़क हादसे होते हैं, एक घंटे में 19 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इनमें सीट बेल्ट, हेलमेट का इस्तेमाल न करने वालों का तनासुब सबसे ज्यादा। और वजारत ये भी बताती है कि 2022 में जो 4,61,312 सड़क हादसात हुए, इनमें 1,51,997 यानी 32.9 करीब 33% हादसे एक्सप्रेस वे और कौमी शाहराहों पर हुए हैं। इसके अलावा जो अभी तक की डिटेल्स हैं, 1,06,000 से ज्यादा यानी तकरीबन 24% के आसपास हादसे जो हुए या एक्सीडेंट्स हैं रियासती शाहराहों पर, जबकि 2,02,000 से ज्यादा यानी तकरीबन 44% हादसे दीगर सड़कों पर हुए। और रिपोर्ट ये भी बताती है कि सालाना बुनियाद पर सड़क हादसात की तादाद में 11.9 करीब 12% इजाफा और इनमें से होने वाली अमवात की शरह 9.5% बढ़ गई है। हादसात में जख्मी होने वालों की अफरादी तकरीबन 15.5% के आसपास है। और रिपोर्ट ये बताती है कि बड़ी तादाद जिन लोगों के हादसात का शिकार होती है, जो हिफाजती वसाइल का इस्तेमाल नहीं करते, लापरवाही होती है, सीट बेल्ट नहीं पहनते, शराब पीकर गाड़ी चलाना, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना, यही वजह है 8,384 लोग पिछले साल यानी 2022 में मारे गए। और इन हादसात के दौरान जिनने सीट बेल्ट भी नहीं पहनी थी, 8,000 से ज़्यादा ही मुसाफिर जो इनके साथ बैठे थे। तो 2 पहिया वाले जो वाहन हैं, गाड़ियां हैं या फिर ट्रक हैं, तमाम लोग इन गाड़ियों में हादसे का शिकार हुए हैं। ये वो 5 खबरें थी जिन पर आप सबसे ज्यादा नजर रखते हैं, या फिर फॉर्मेट के मुताबिक हमने आपके सामने सबसे पहले वो खबरें रखी हैं जिन पर आप सबसे ज्यादा निगाह दौड़ाते हैं। मुकम्मल तफसीलात टॉप 5 में आपके सामने हमने रख दी हैं। इसके बाद टॉप 5 के बाद शुरुआत करेंगे खबरों की, और इससे पहले कि हम लद्दाख चलें जहां पर सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू का दौरा खत्म हुआ, उससे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट का एक अहम तरीन फैसला और रहनुमा खतूत या गाइडलाइंस जो हैं वो मुरतब किए गए हैं। इस पर तफसीली गुफ्तगू करते हैं। और बड़ी खबर यह है कि जमानत, गिरफ्तारी और नजरबंदी के लिए रहनुमा खतूत जारी किए गए हैं, मुरतब कर दिए गए हैं। मुजरिमाना मुकदमात में ये जो गाइडलाइंस हैं वो जारी की गई हैं और हिदायत का इतलाक तमाम फौजदारी मुकदमात पर होगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट का ये अहम तरीन फैसला ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे केसेस जो अदालतों के अंदर इस वक्त हम देख रहे हैं कि अभी भी एक तवील मुद्दत से पड़े हैं, और यूनियन टेरिटरी के अंदर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने मुजरिमाना मुकदमात में मुलजिमीन की गिरफ्तारी कैसे होगी, नज़रबंदी कैसे होगी और ज़मानत से मुतल्लिक जो गाइडलाइंस हैं, रहनुमा खतूत हैं, वो जारी कर दिए हैं कि तमाम फौजदारी मुकदमात पर इन हिदायत का इतलाक़ होगा जिनमें
जुर्म शामिल है, जिसके नतीजे में 7 साल तक कैद हो सकती है और जुर्माने के साथ या इसके बगैर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक तफसीलात आपके सामने हमने रखी हैं। लेकिन मजीद तफसीली गुफ्तगू इस पर करेंगे और ये जानेंगे कि अब गिरफ्तारियां कैसे होंगी, केसेस कहीं पेंडिंग होते हैं, उनमें बात कैसे आगे बढ़ेगी, नज़रबंदी कैसे होगी, और इसके अलावा अगर किसी का कोई केस अदालत के सामने जाएगा तो क्या उसमें भी खातिर खा तब्दीली नजर आएगी या नहीं। इस पर मजीद बात करेंगे। कानून के माहिर हमारे साथ मारूफ वकील हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट से इस वक्त एडवोकेट अजहर खान साहब जम्मू से हमारे साथ ज्वाइन किए। बहुत शुक्रिया खान साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए 5 के पंच में। पहले तो ये बताइएगा कि हाई कोर्ट में ये जो गिरफ्तारी से मुतल्लिक और नज़रबंदी से मुतल्लिक ये गाइडलाइंस हैं, कैसे आम जुबान में ये समझा जाए जो लोग अदालतों का रुख करते हैं या जिनके केसेस हैं, क्या फ़ायदा, क्या असरात उन पर इन गाइडलाइंस के, इन रहनुमा खतूत के होंगे? देखो आसिफ भाई, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि ये जो गाइडलाइंस अभी सुप्रीम कोर्ट ने दी है आफाक आलम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में, ये एक स्पेशल लिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में की थी। एक बेल ऑर्डर जो एंटीसिपेटरी बेल, आपको पता होगा जब आपको एप्रीहेंशन हो किसी अरेस्ट होने की तो आप किसी भी सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो है देयर इज अ प्रोविजन अंडर सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी, उसके तहत आप एक एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हो। तो उस बेल को एक सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट किया था, फिर हाई कोर्ट ने उसको बेल दी थी। बेल रिजेक्ट होने के बाद उसके बाद चार्जशीट हुई, बेल रिजेक्ट होने के बाद ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया था जी। तो क्वेश्चन ये है कि आपको पता होगा कि जो फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे फैमिली के रिलेटेड कुछ केसेस होते हैं जिसमें 498 हो गया, आपको पता है क्रूरल्टी अगेंस्ट द वुमेन, जो उनके रिलेटिव्स हैं हस्बैंड के, या हस्बैंड अगर कमिट करता है क्रूरल्टी 498 का। और मोस्ट ऑफ द केसेस 90% केसेस ये होते हैं कि इन केसेस में आपको पता है फॉल्स एलिगेशन भी होते हैं और बड़ी ऐसे केसेस हैं जहां पर अक्यूज एक्विट भी हो जाते हैं केसों में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी तो एक जजमेंट थी आज से पहले, सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उसमें भी ऑलरेडी गाइडलाइंस दी थी। उस गाइडलाइंस में यह कहा गया था कि आपने जो भी एफआईआर लगेगी जिसका ऑफेंस की सजा 7 साल से कम होगी। मैंने एक इजी लैंग्वेज में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं टेक्निकली और मैकेनिकली अगर मैं बताऊंगा या कानूनी से तरीके से या बताऊंगा, जो लॉ की टर्म से बताऊंगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो मेरी चैनल में आने का मकसद यही है कि लोगों तक ये बात पहुंच सके। सबसे पहले देखो, उस अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी, उसमें कहा गया था कि भाई जिन ऑफेंसेस में 7 साल से कम सजा होगी उन ऑफेंसेस में पुलिस ने कभी भी अननेसेसरी अरेस्ट नहीं करना और मैकेनिकली अरेस्ट नहीं करना। उनको अगर अरेस्ट करना भी हो तो जब भी एफआईआर उन पुलिस स्टेशन के पास 498 ए के तहत लगेगी, जो ऑफेंस अगेंस्ट द हस्बैंड और उनके रिलेटिव के खिलाफ लगेगी, तो आपको उनको 41 सीआरपीसी का 2 हफ्ते के अंदर नोटिस देना होता है। उसी गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार को फॉलो करके अब नई जजमेंट जो है आफाक आलम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड की जजमेंट जो आई है, स्पेशल पिटीशन जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 2023 में थी, उसमें रेफरेंस भी किया उस जजमेंट को कि कहा गया है कि जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं इनको डायरेक्शन दी जाती है कि जो गाइडलाइंस हैं हमारी, ये सब पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट की जाए और जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, सेशन कोर्ट्स हैं और ट्रायल कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स हैं हाई कोर्ट की, उन सबको ये जजमेंट्स रेफर की जाए और गाइडलाइंस की जाए कि जिन ऑफेंसेस में 7 साल से कम सजा हो या जो ऑफेंसेस फैमिली डिस्प्यूट में है, 498 का ऑफेंस है, उन ऑफेंसेस में कभी भी जब भी कोई पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन होती है एफआईआर की और उस एफआईआर को रजिस्टर होने के बाद आपने 41 सीआरपीसी को फॉलो करना है। अब मैं बताऊंगा 41 सीआरपीसी है क्या। बेसिकली 41 सीआरपीसी ये है कि व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, आप समझे, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट द वारंट ऑफ मजिस्ट्रेट। अब पुलिस के पास भी पावर होती है, अगर पुलिस को लगता है ये बंदा इन्वेस्टिगेशन से भाग सकता है, ये बंदा कोई फर्दर ऐसा ऑफेंस कर सकता है जिससे हमें नेसेसिटी है इस बंदे को हम अरेस्ट करेंगे, क्योंकि अरेस्ट नहीं करेंगे तो ये फर्दर कोई ऐसा ऑफेंस करेगा, फर्दर जो है फ्यूचर में ऐसा ऑफेंस करेगा जिससे सोसाइटी को खतरा हो, और ऐसा हो या जो कोई जेल से भागा हो या पुलिस के सामने वो कोई ऐसा ऑफेंस करता है जहां पुलिस को लगेगा इसको अरेस्ट करना है। 41 सीआरपीसी में एक चेकलिस्ट दी गई हुई है, उस चेकलिस्ट के तहत पुलिस ने उस चेकलिस्ट को फॉलो करना है, बट ड्यू प्रोसीजर फॉलो करने का एक रूल है उसमें। 41 तो आपने एप्लीकेबल होगा कि पुलिस को पावर दे दी विदाउट वारंट अरेस्ट करने की, बट आपने अरेस्ट कैसे करना है। कभी भी आपने अक्यूज को जिन ऑफेंसेस में हिनीस ऑफेंस नहीं है, जो 7 साल से कम ऑफेंसेस हैं उनको हिनीस में नहीं माना जाता,
इसलिए कोर्ट ने कहा है कि भाई आपने जब भी किसी अक्यूज को अरेस्ट करना है तो आर्बिट्रेटरी मैनर से नहीं करना, मैकेनिकल मैनर से नहीं करना, आपने प्रॉपर ड्यू प्रोसीजर फॉलो करना है, जिसमें 41A सीआरपीसी कहती है कि जब भी आपने अक्यूज को अरेस्ट करना हो तो उसको आपने नोटिस सर्व करना है 41A का, जो कि इस केस में वो 41A का नोटिस नहीं इशू किया हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं और उन्होंने ऐसे मैकेनिकल मैनर में अरेस्ट नहीं करना, आपने उनको ये ट्रू प्रोसीजर लॉ फॉलो करके करना है। और सेम ही ऐसी डायरेक्शंस जो है हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को भी दी गई हैं कि अगर आपके पास ऐसा कोई ऑफेंस आता है तो आपने ऑथराइज डेटिनेशन नहीं करनी अनलेस अनटिल आपकी अगर सेटिस्फेक्शन न हो कि अगर ऐसा कोई क्राइम हुई है, आप स्टेटस रिपोर्ट पुलिस से मांग सकते हैं, उसमें मेडिकल देख सकते हैं, वाकया में वहां पर क्या 498 का जो है कोरिलेटी हुई है या नहीं हुई है, वो स्टेटस रिपोर्ट मंगाने के बाद आप ऑथराइजेशन डेटिनेशन कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और भी जो इसमें समझ आ रही है वो ये कि अजहर साहब के अगर इन गाइडलाइंस पर अमल नहीं होता है तो पुलिस अफसरान भी एक तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से तो गुजरेंगी, लेकिन तौहीन अदालत का केस भी उन पर लगेगा, नंबर 1 ये भी समझाइएगा। और अगर कोई मैजिस्ट्रेट वजूहात के बगैर, वजूहात अगर वो मेंशन नहीं करता, उसके बगैर किसी मुल्जिम को हिरासत में लेने का अगर वो इख्तियार देता है तो उसके बाद हाई कोर्ट की तरफ से उसको भी महकमाना कार्रवाई का एक जो है वो सामना करना पड़ सकता है। यस, बेसिकली मैं आपको एक चीज बता सकता हूं इस केस में। बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो बहुत अवेयर हैं, क्योंकि ऑलरेडी अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है। हम कभी भी अपनी कोर्ट्स में जाते हैं, हम अगर एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाते हैं तो जजेस को हमारे को ये अवेयरनेस है कि अरनेश कुमार स्टेट ऑफ बिहार में 7 साल के कम ऑफेंसेस में जो है उसमें हम बेल दे सकते हैं या अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम ऑथराइज अरेस्ट नहीं करेंगे तो वो स्टेटस रिपोर्ट कॉल करते हैं। जो फैमिली डिस्प्यूट होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे जजेस, क्योंकि हम भी डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में जजेस क्या करते हैं, अगर कोई 498 की एफआईआर के लिए भी जाता है या डेटिनेशन के लिए जाता है तो कोर्ट हमारी पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगती है कि वाकई में सच में ये इंसिडेंट वहां हुआ या नहीं हुआ। बट फिर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज वाज़ेह तौर पे कही है कि कोई भी, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो या जुडिशियल ऑफिसर हो, अगर वो इस चीज को फॉलो नहीं करेगा तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी उसके खिलाफ ली जाएगी। अब क्वेश्चन बिफोर ये है कोर्ट के कि भाई हमारी इस अरनेश कुमार या आफाक आलम से आने से पहले एक जजमेंट आई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, ललिता कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट है। उसमें पुलिस ऑफिसर को यह डायरेक्शन दी थी कि अगर आपके पास कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता है तो आपने उसमें एफआईआर लगानी ही लगानी है। इट इज देयर मैंडेटरी फॉर द पुलिस ऑफिसर टू रजिस्टर एफआईआर। अगर कोई पुलिस ऑफिसर नहीं लगाता एफआईआर तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाएगी। मगर ऐसा सच में जो है हमारी पुलिस जो थाने में वहां होता ही नहीं। आए दिन हमारे कितने कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं और उसमें पुलिस एफआईआर नहीं लगाती। बट उसमें एक एक्सेप्शन भी दी गई हुई है। जो हमारी ललिता कुमारी की जजमेंट है उसमें एक एक्सेप्शन दी गई है कि जो फैमिली डिस्प्यूट्स वाले केस हैं उनमें क्या करना है, पुलिस के पास डिस्क्रिप्शन है। मे का यूज किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, शेल नहीं किया है। मे का यूज किया कि भाई पुलिस ने देखना है वाकया में 498 या फैमिली डिस्प्यूट में ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है नहीं हुआ है। आपने पहले एफआईआर नहीं लगा देनी, जिस उसी टाइम गए तो आपने एफआईआर लाएगी। दे हैव टू कंडक्ट ए प्रायर इंक्वायरी अगेंस्ट द पर्सन बिफोर रजिस्टरिंग द एफआईआर। उसके बाद आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट अजहर खान साहब। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का कॉमन हाई कोर्ट से आपका ताल्लुक है और मारूफ वकील हैं, जम्मू से हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए और समझाने के लिए कि 498A क्या है और जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनका बुनियादी मकसद क्या है, मतलब क्या है, किन लोगों के लिए ज़रूरी हिदायत हैं, जिसमें पुलिस और मजिस्ट्रेट दोनों को एक तरह से खबरदार भी किया गया है। सारी चीज़ें डिटेल वाइज बता रहे थे। अब आगे बढ़ेंगे बात लद्दाख की, क्योंकि सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू का बतौर सदर लद्दाख यूनियन टेरिटरी का पहला दौरा था, जब यूटी लद्दाख के 4 बरस मुकम्मल हुए और कल दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी प्रोग्राम थे, लद्दाख के अंदर भी प्रोग्राम थी। तो लेह में द्रौपदी मुर्मू ने कल तकरीब से खिताब किया था। आज फिर एक बार फिर सिंधु घाट पर उन्होंने तकरीब से खिताब किया। सदर हिंद का लद्दाख दौरा खत्म हो चुका है, आज दूसरा दिन था लद्दाख दौरे का और लेह के अंदर द्रौपदी मुर्मू का तकरीब से जो खिताब हुआ है उसमें उन्होंने कुछ बड़ी बातें की हैं। लद्दाख की रिवायात, लद्दाख के कल्चर, लद्दाख की सकाफत, लद्दाख के जो कबायली ख़वातीन हैं और लद्दाख की तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए जो इंतज़ामिया के साथ साथ शहरियों का एक बड़ा और कलीदी रोल है उस पर भी मुफस्सिल रोशनी डाली और कहा कि लद्दाख को कुदरत ने खूबसूरती से नवाजा है, कोई कमी नहीं है। लद्दाख तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन है। लेह में सिंधु घाट पर कबायली ख़वातीन की एक तकरीब जो इंतज़ामिया की जानिब से, क्योंकि वहाँ पर इंट्रोडक्शन भी उनकी ख़वातीन के साथ हुई, तकरीब से उन्होंने खिताब किया और इस बीच उन्होंने जब वो खिताब कर रही थी तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर
इसके अलावा सीईसी और फौजी अफसरान भी इस तकरीब का हिस्सा बने। महिलाओं से प्रेरणा प्राप्त करके लद्दाख की बेटियां विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाएंगे। लद्दाख में अनेक जनजातियों समुदाय यानी ट्राइबल कम्युनिटीज की समृद्ध परंपराएं जीवंत है। ये प्रसन्नता की बात है कि हम सब जानते हैं कि जनजातीय समुदायों की जीवन शैली में, उनकी कलाओं में, नृत्य और गीतों में प्रकृति के प्रति स्नेह, संरक्षण और सम्मान तथा प्राकृतिक सुंदरता के प्रति उल्लास दिखाई देता है। देवियों और स्वजन, लद्दाख की सुबानी रक्त से कार्पो एप्रिकट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। लद्दाख की पश्मीना ऊन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। लद्दाख की वुड कार्विंग को भी जीआई टैग प्रदान किया है। वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित श्री शेरिंग नामग्याल जैसे शिल्पकारों की कई पीढ़ियों ने उन्हें यहाँ की वुड कार्विंग को आगे बढ़ाया है। ऐसी शिल्पकारों की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। लद्दाख को परमपिता परमात्मा ने खुद आशीर्वाद दिए हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार के मानस सुपुत्री या सुपुत्र आप कह सकते हैं, केंद्र सरकार के आशीर्वाद है और आप लोगों का कर्मठ लगन, आप लोगों का उत्साह उसको बढ़ाने के लिए एलजी साहब का अगुवाई में ये यहाँ के युवाओं का, यहाँ के जनसाधारण का जो प्रयास, जो उत्साह, जो एक दूसरे को आगे लेने के लिए जो प्रयास, मुझे लगता है ये 2008 नहीं उसके पूर्व मुझे लगता है ये नंबर 1 बन सकता है। आपका लगन, आपका मेहनत, ये देखकर मैं कह सकती हूँ। महिलाओं से प्रेरणा प्राप्त। सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू कबायली खवातीन के लिए जो तकरीब सिंधु घाट लेह में मुनक्किद की गई थी उससे बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थी। तकरीब से खिताब कर रही थी। चूँकि आज ही उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर पर भी जाना था, वहाँ नहीं जा सकी और मौसम भी ठीक नहीं था, उस वजह से फ़ौज के अफसरान भी उनके साथ वहाँ नहीं पहुँच सके। बेस कैंप पर फ़ौजी सरबराह ज़रूर गए, लेकिन जो कि तीनों अफवाज के जो सरबराहान थे उन्होंने भी आज सदर हिंद के साथ दुनिया के बुलंद तरीन मैदान जंग में जाना था, लेकिन नहीं जा सके। दौरा मनसूख हुआ था, मगर लेह के अंदर तकरीबात हुई, उसमें जो बातचीत हो रही थी या जो खिताब आज किया सदर हिंद ने, उसके मुतालिक आपको हमने खबर दे दी है। आगे बढ़ेंगे, बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। जीएसटी कलेक्शन का एक डेटा सामने आता है और जम्मू कश्मीर जीएसटी कलेक्शन में सरे फहरिस्त है। यूटी का बेहतर रिकॉर्ड सामने आया है। जीएसटी नमू में बेहतरीन मुजाहिरा यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर ने किया है और बड़ी बात यह है कि हर साल जम्मू कश्मीर और मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह यूनियन टेरिटरी का जो डेटा है वो सामने आता है और इस बार जो डेटा आया है वो ये बताता है कि जीएसटी रेवेन्यू की जो वसूली है वो 33.20% रही है, जो इजाफा देखा गया है। माली साल के लिए कौमी औसत 15% से ज्यादा है और ये जम्मू कश्मीर के अंदर अब तक का ज्यादा है। कंपैरिजन अब आप मुल्क के बाकी हिस्सों से करेंगे तो पता ये चलता है कि 15% के आसपास जो इस वक्त है वो ग्रोथ देखी गई है जीएसटी कलेक्शन में, जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन में। कमिश्नर स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर डॉक्टर रश्मि सिंह की तरफ से ये जानकारी दी गई है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अक्टूबर के एंड तक, यानी इस महीने का जो कल महीना खत्म हुआ है 31 तारीख तक, अक्टूबर 2023 तक जीएसटी रेवेन्यू में और एसजीएसटी और आईजीएसटी तकरीबन 4,811.09 करोड़ रुपए रहा है और जिसमें 15% के आसपास वसूली में जो इस बार इजाफा है और ओवरऑल ग्रोथ है 20.31%। टैक्स पेयर्स जम्मू कश्मीर के अंदर साल 2017 में कमर्शियल टैक्स पेयर्स जो थे वो तकरीबन 72,000 जीएसटी के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर गया था, वो तकरीबन 70,000 से बढ़कर 1.42 लाख तक पहुंच गया है। कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट जिसने तकरीबन 300 करोड़ रुपए मंथली जो है जो टैक्स कलेक्ट करता था वो तकरीबन 683 करोड़ तक पहुंचा है। रिटर्निंग फाइल परसेंटेज जो है वो भी 97% के आसपास, यानी वक्त पर। इसमें अब आप देखिए जीएसटी कलेक्शन में इंतजामिया ने जो आदाद शुमार पेश किए हैं इसमें टैक्स पेयर्स का इंपॉर्टेंट रोल है।
क्योंकि असल में काम तो उन्होंने किया है। वक्त पर उन्होंने जीएसटी रिटर्न के हवाले से इकदाम किए हैं, टैक्सेस वक्त पर पे किए हैं, किसी तरह का बोझ ना खुद के ऊपर और जिम्मेदारी यूनियन टेरिटरी की भी ली, स्टेट की भी ली, उस पर भी। कौमी औसत जो इस वक्त जीएसटी रेवेन्यू रिटर्न की है उसमें जम्मू कश्मीर 15% ऊपर गया है और जो 300 करोड़ माहाना जो टैक्स तकरीबन बन रहा था यूटी में वो 683 करोड़ के आसपास गया। तो अंदाजा लगा सकते हैं इसमें लोकल्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। आगे बढ़ेंगे, बात अब जरा पुलिस महकमे की करेंगे क्योंकि मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयां शुमाल जुनूब में है। सरहदी अजला से लेकर लखनपुर तक जो कि एंट्री पॉइंट कहा जाता है यूनियन टेरिटरी के लिए, पंजाब रियासत को खैराबाद कहकर आप जम्मू कश्मीर यूटी में दाखिल होते हैं। लेकिन बारामूला के अंदर पुलिस की मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयों में इस साल एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 425 मंशियात फरोश गिरफ्तार हुए हैं। अक्टूबर तक पहले 10 महीनों के दौरान पुलिस ने आदादोशुमार जारी कर दिए हैं। करोड़ों रुपए मालियत का साजो सामान या जायदाद वगैरह जो है जो पुलिस की तरफ से जो अटैच की गई है और साजो सामान जो पकड़ा गया है, जिसमें सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं कि मंशियात फरोश पकड़े गए, तो उनसे जाहिर सी बात है मंशियात जब्त हुई हैं और सरहद पार से भी मंशियात फरोश काफी ज्यादा सरगर्म नजर आए, जिसके खिलाफ कार्रवाई मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तेज करनी पड़ी, ये पुलिस मानती है। बारामूला पुलिस की जानिब से 10 महीनों के दौरान 242 मुकदमे दर्ज किए गए। 425 मंशियात फरोश या जो ड्रग पेडलर्स थे उनको गिरफ्तार किया गया। मंशियात के कारोबार से हासिल की गई करोड़ रुपए मालियत की जो जायदाद थी उसको भी जब्त किया गया। और इतना ही नहीं, पुलिस ये भी बताती है कि मंशियात फरोशों का उन पर शिकंजा कसने के नतीजे में जिले में जो हालिया महीनों के दौरान मंशियात फरोशी से मुतल्लिक मुकदमे हैं उनमें भी कमी वाक़ा हुई है, यानी डर खौफ देखा गया है, जिसका नतीजा यह है जो मुश्तरका कार्रवाइयां पुलिस और सिविल अथॉरिटीज की जानिब से अब तक की गई हैं उसका असर देखा गया है जमीनी सतह पर। इन मुकदमों में 425 मंशियात फरोश गिरफ्तार हुए, 69 इंतहाई मतलूब थे जो मोस्ट वांटेड आप कह सकते हैं। ये मंशियात फरोश भी पुलिस के हाथ चढ़े और पीटीआई, एनडीपीएस, इसके अलावा पीएसए के तहत मुकदमे दर्ज हुए, गिरफ्तारियां हुई। इसी साल के दौरान 7 ऐसे केसेस दर्ज किए गए जिनके तहत जायदाद जब्त की गई। जब्त शुदा जायदादों में 3 मकान हैं, 3 गाड़ियां हैं, 1 करोड़ 2 लाख रुपए नकद जो है वो पुलिस की तरफ से जब्त किया गया है। और रवा माली साल के अक्टूबर महीने के इख्ताम तक जब्त शुदा मंशियात की जो तफसीलात हैं पुलिस की जानिब से जानकारी दी गई है। और मुख्तलिफ इलाकों में पहले 10 महीनों में 2670 किलो ब्राउन शुगर बरामद की गई है। ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत तकरीबन 3.5 करोड़ के आसपास बनती है। जिले में 4,527 किलो 4,527 किलो हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी ब्लैक मार्केट में कीमत 6.33 करोड़ रुपए बनती है। ये 4527 किलोग्राम के आसपास बनती है। इसी तरीके से जिले में 11.808 किलोग्राम चर्स बरामद की गई है, जिसकी ब्लैक मार्केट में कीमत तकरीबन 60 लाख के करीब बनती है। जिले में अब तक 198.692 किलो जो भुक्की है वो बरामद की गई है। इसकी ब्लैक मार्केट में कीमत 1.29 करोड़ रुपए बनती है। जिले में 1.13 करोड़ रुपए नकदी बरामद हुए। 31 गाड़ियों को जब्त किया गया। जब्त शुदा मंशियात जो बशमूल गाड़ियां और नकदी हैं, कुल रकम 12 करोड़ 68 लाख 4 हज़ार रुपए बनती है। और पुलिस ने लोगों से भी मुआशरे से मंशियात के इस लत को या इस मंशियात की इस तबाही से नौजवान नस्ल को बाहर निकालने के लिए जो मुहिम जारी है उसमें भरपूर ताउन पुलिस और सिविल हुकाम को दिया जाए, इसके लिए अपील तमाम लोगों से की है कि वो भरपूर ताउन करें। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा करते हैं मशरिक़ वस्ता की, जहां पर इजराइल की जानिब से जारियत जारी है और ये सिलसिला भी थमा नहीं है। फायरिंग कई एक इलाकों में जो अब तक छोटे हथियारों से हो रही थी वहां पर भी बारूदो बम गिरते हुए नजर आ रहे हैं। 26वां दिन है फिजाई बमबारी का सिलसिला गजा पट्टी के अंदर जारी है। जमीनी हमले भी तेज हो चुके हैं। 24 घंटों के दौरान या 30 घंटे आप गिन सकते हैं, इन हमलों में 220 के करीब अभी तक शहरी मारे जा चुके हैं और कुल मिलाकर 8,525 के आसपास शहरी या इससे तादाद ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई है जिन लोगों के मारे जाने की तस्दीक अभी तक की गई है। इसमें मरने वाले बच्चों की तादाद भी 3550 के करीब पहुंच गई है। 2187 के आसपास खवातीन हैं। 21,543 लोग जख्मी हुए हैं। 2000 ऐसे लोग हैं जो तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबे हैं, यानी 10,000 से यह आंकड़ा तजावुज कर गया है अगर इन आंकड़ों को सही माना जाए। 1100 के आसपास इनमें बच्चे भी शामिल हैं। 57 तिब्बी मराकज़ या जो हेल्थ सेंटर्स थे जानबूझकर इनको तबाह कर दिया गया। 32 मराकज़ ईंधन की कमी या तबाह होने के बायस बंद हो चुके हैं और
अब जाकर जो एक कैंसर अस्पताल था, वाहिद अस्पताल, उसको भी बमबारी से निशाना बनाया गया। इसका एक हिस्सा तबाह हो चुका है और मुतअद्दिद मरीज इस वजह से भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इधर गजा हमलों के बाद जनूबी अमरीकी मुल्क बोलीविया ने इजरायली जारहियत और जो मासूम फलस्तीनियों की नस्लकुशी हो रही है, इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए हैं। बोलीविया की तरफ से जो वजीर हैं मारिला नीला परादा, उनकी तरफ से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की तस्दीक की गई और कहा कि बोलीविया इसराइल के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर रहा है। गजा में इसराइल की तरफ से ऐसा करने वाला ये पहला ऐसा जनूबी अमेरिका का मुल्क बना है जिसने 26वें दिन जाकर सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का फैसला किया। इन सब के दरमियान मजबूरी या कन्फ्यूजन, पाकिस्तान सिर्फ अपील कर रहा है कि वो फौरी तौर पर जंगबंदी वहां पर होनी चाहिए, लेकिन सिलसिला अभी थमा नहीं है। और दूसरी तरफ दफ्तर खारजा से जानकारी दी गई है कि अब जाकर कुछ दिनों के बाद अमेरिका की जानिब से ब्लिंकन दोबारा से जुमे के रोज आप देखेंगे, परसों वो दौरा करेंगे इसराइल का। शायद आइंदा की हिकमत अमली भी तरतीब दी जा सकती है। इधर यमन ने भी जंग का ऐलान कर दिया है इसराइल के खिलाफ और कहा कि न्यूट्रल रोल इस वक्त गजा के अंदर प्ले करने की बातें सऊदी अरब भी बंद करें। अगर सऊदी अरब ने आगे आकर काम नहीं किया तो सऊदी अरब के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, यानी वहां पर जो एयर बेसिस हैं या बाकी फौजी अड्डे हैं, हवाई अड्डे जिसमें अमेरिका के शामिल हैं, उनको टारगेट किया जाएगा। यही वजह है कि मशरिक़ वस्ता में मजीद 300 फौजी एहलकारों को भेजने का फैसला अमेरिकन की जानिब से किया गया है। तो ऐलान जंग यमन की जानिब से भी, लेकिन सूरत हाल मुसलसल तबाह होती हुई नजर आई है। इन सब के बीच में इजरायली डिफेंस फोर्सेस के 1 दर्जन से जायद फौजी जवान मारे गए हैं। जमीनी कार्रवाइयों के दौरान तस्दीक कर दी गई है, लेकिन गजा में जंगबंदी नहीं होगी, ये कल क्लियर कर दिया गया था। और आज नेतन्याहू की जो काबीना है उसने मजीद फैसले लिए हैं कि आने वाले दिनों के अंदर अलग अलग इलाकों में गजा के अंदर पूरी तरीके से लोग अब घर बार छोड़कर, यूं आप कह सकते हैं कि खुले तौर पर ये मैदान जंग बन गया है। जब हमास ने भी जवाबी कार्रवाइयों का ऐलान कर दिया है, किसी भी तरीके से कोई रुकेगा नहीं, कार्रवाइयां दोनों तरफ से होंगी। यही वजह है कि टेलीफोन, इंटरनेट खिदमात जब बंद हैं, खाना पीना बंद है, सप्लाई ठप है, ईंधन की कमी है, अस्पताल बंद हो रहे हैं, लोग जनूबी और वेस्टर्न पार्ट जो है उसको भी छोड़ने का फैसला कर चुके हैं और 26वें दिन भी हमलों का सिलसिला जारी है। तो आलमी सतह पर अमन की कोशिशें, जंगबंदी की कोशिशें, इमदादी टीमें गजा के अंदर पहुंचे, ट्रक्स पहुंचे, साजो सामान पहुंचे, सारी कोशिशें नाकाम हुई हैं। इन सब के बीच इजिप्ट की तरफ से आज रफा क्रॉसिंग खोलने का फैसला लिया गया है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो इंतहाई तशवीशनाक हालत में हैं या जख्मी हैं, उन लोगों को रफा क्रॉसिंग के करीब सरहद पर अस्पतालों में शिफ्ट करके इलाज कराने का फैसला लिया गया है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, 5 के पंच में इतना ही। ब्रेक के उस पार ग्राउंड रिपोर्ट। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए। Sponsored by Amandeep